हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हेमरॉइड्स। ओके, या नॉर्मल लैंग्वेज में कह सकते हैं पाइल्स। इस कंडीशन को शुरू करने से पहले हम जो इसकी जो ओरिजिन है, यानी कि ये कहाँ डेवलप होती है और कैसे ओरिजिनेट होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो इस डायग्राम में आप देख रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर है, ये कौन सी स्ट्रक्चर है? लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, ये लार्ज इंटेस्टाइन का जो एंड पार्ट होता है, जिसको अपन बोलते हैं रेक्टम एंड एनस। ओके, जो लार्ज ओपनिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? एनस, और इसके ऊपर वाले पार्ट को रेक्टम। ठीक है, तो जो हेमरोइड्स की कंडीशन होती है वो कहाँ एराइज होती है? यहाँ पे रेक्टम एंड एनस में। ओके, होता क्या है इसमें? जैसा कि आप ये जो इसका डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम है रेक्टम और एनस का। ये ऊपर वाला पार्ट तो रेक्टल पार्ट है और ये नीचे वाला पार्ट एनस है। ओके, सो ये जो एनस पार्ट है, इसमें ये जो ब्लू कलर के डायग्राम दिख रहे हैं, ये क्या है? ये वेन्स है। कौन सी वेन्स? रेक्टल वेन्स। कौन सी वेन्स? रेक्टल वेन्स। ओके, सो आपको दिख रहा होगा कि ये जो वेन्स है ये ग्रुप में प्रेजेंट है। ओके, यहाँ पे जैसे ये चार है, यहाँ पे ग्रुप में है, यहाँ पे ग्रुप में है। ओके, तो ये वेन्स क्या होती है? यहाँ पे ग्रुप में प्रेजेंट होती है। ओके, और ये जो वेन्स का ग्रुप है यहाँ पे, इसको बोलते हैं हेमरोइडल प्लेक्सस। क्या बोलते हैं? हेमरोइडल प्लेक्सस। अब जो प्लेक्सस वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा स्ट्रक्चर एक साथ प्रेजेंट होती है, चाहे वो ब्लड वेसल्स हो या नर्व्स हो। ओके, अगर वो ग्रुप में प्रेजेंट है या नेटवर्क में प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे? प्लेक्सस। ओके, तो यहाँ पे जो रेक्टल वेन्स ग्रुप में प्रेजेंट है, इनको क्या बोलते हैं नॉर्मली? हेमरोइडल प्लेक्सस। ओके, तो ये जो हेमरोइडल प्लेक्सस होते हैं, अगर इनमें एबनॉर्मल कंडीशन में इन्फ्लामेशन हो रहा है, ठीक है, या जो स्वेलिंग हो रही है, ठीक है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? हेमरोइड्स। ओके, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। जो रेक्टम और जो एनस पार्ट होता है, इसमें रेक्टल वेन्स का कुछ ग्रुप पाया जाता है, जिस ग्रुप को क्या बोलते हैं? हेमरोइडल प्लेक्सस। अब एबनॉर्मल कंडीशन में क्या होता है? इन हेमरोइडल प्लेक्सस में या जो वेन्स का जो एक ग्रुप है, इनमें इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग होने की वजह से, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो डायग्राम, इसमें क्या दिख रहा है आपको? एक पाउच दिख रहा है। पाउच दिख रहा है। तो हेमरोइड्स की कंडीशन में क्या होता है? इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग होने की वजह से इन वेन्स के जो वेन्स होती है, जो ग्रुप होता है वेन्स में, इनमें क्या होता है? पाउच का डेवलपमेंट हो जाता है। किसका डेवलपमेंट? पाउच का डेवलपमेंट। ओके, और जब ये पाउच का डेवलपमेंट हो जाता है तो ये वेन्स क्या होती है? प्रोलैप्स हो जाती है। प्रोलैप्स का मतलब क्या होता है? ये वेन्स नीचे की तरफ झुक जाती है या बाहर की तरफ लटक जाती है। लाइक ये जो वेन्स है ये प्रोलैप्स हो रखी है। ओके, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? हेमरोइड्स। ओके, नेक्स्ट अब इसकी जो अपन डेफिनेशन की बात करें, सो इसकी डेफिनेशन क्या बता रही है कि इट इज डायलेशन ऑफ रेक्टल एंड एनल वेन्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो हेमरोइडल प्लेक्सस होता है, जो ग्रुप ऑफ वेन्स होती है एनस या रेक्टल पार्ट में, उनमें क्या हो जाता है? डायलेशन हो जाता है। डायलेशन क्यों हो रहा है?
या तो कोई इन्फ्लामेशन की वजह से, ओके, या स्वेलिंग होने की वजह से, ठीक है। डायलेशन हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो वेन्स होती है, डायलेशन होने की वजह से इनमें पाउच का डेवलपमेंट हो जाता है और ये प्रोलैप्स हो जाती है, ओके। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हेमरोइड्स। डू यू अंडरस्टैंड? ओके। नेक्स्ट इसके बाद अपन बात करें इसके टाइप्स की, तो हेमरोइड्स दो टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल हेमरोइड्स एंड इंटरनल हेमरोइड्स, ओके। अब यहाँ पे दो वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, एक तो है एक्सटर्नल स्फिंक्टर, एक है इंटरनल स्फिंक्टर, ओके। तो जैसा कि यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि इंटरनल स्फिंक्टर कहाँ होता है और एक्सटर्नल स्फिंक्टर कहाँ होता है। तो ये जो आउटसाइड जो आप मसल देख रहे हो, मसल पार्ट देख रहे हो, ये तो है एक्सटर्नल स्फिंक्टर, ओके। स्फिंक्टर क्या होता है, लाइक वाल्व, ठीक है। ये स्फिंक्टर का काम क्या होता है, ये किसी, मतलब जैसे ये बाउल के मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं यहाँ पे एनस पार्ट में। तो स्फिंक्टर यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, जो आउटसाइड जो स्फिंक्टर है ये तो है एक्सटर्नल स्फिंक्टर, और जो ये अंदर वाला जो मसल स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है इंटरनल स्फिंक्टर, ओके। तो जो इंटरनल स्फिंक्टर होता है ये तो इनवॉलेंट्री होता है, यानी कि इस पे अपना कंट्रोल नहीं होता, और जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है ये वॉलेंट्री होता है, यानी इस पे अपना कंट्रोल होता है, ओके। और ये दोनों स्फिंक्टर मिलके इनका काम क्या होता है, ये बाउल मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। बाउल मूवमेंट यानी कि जो फीकल मैटर का जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करते हैं, ओके। सो अब अगर अपन इसके जो टाइप्स पे आए, किसके टाइप्स पे, हेमरोइड्स के टाइप्स पे, तो एक तो होता है इसका टाइप एक्सटर्नल हेमरोइड्स, ओके, और एक होता है इंटरनल हेमरोइड्स। एक्सटर्नल हेमरोइड्स क्या होते हैं, जब जो ये पाउच बन रहे हैं ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर के आउटसाइड की तरफ बन रही है, जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर यहाँ पे है इसके बाहर की तरफ अगर हेमरोइड्स का फॉर्मेशन हो रहा है या पाउच का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको तो क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल हेमरोइड्स, ठीक है। एक्सटर्नल हेमरोइड्स कहाँ बनेंगे, आउटसाइड द एक्सटर्नल स्फिंक्टर, ओके। नेक्स्ट टाइप जो है इंटरनल स्फिंक्टर, सॉरी इंटरनल हेमरोइड्स। कब बोलेंगे इंटरनल हेमरोइड्स, जब जो हेमरोइड्स का फॉर्मेशन है या जो पाउच का फॉर्मेशन है वो कहाँ हो रहा है, अबाउ द इंटरनल स्फिंक्टर, या अंदर की तरफ, जो इंटरनल स्फिंक्टर है उसके अंदर की तरफ अगर हेमरोइड्स या पाउच का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको बोलेंगे इंटरनल हेमरोइड्स, ओके। क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट अपन डेफिनेशन और टाइप्स के बाद आते हैं इसकी कोजेस पे, ओके। तो ये जो भी कोजेज हैं इनकी हेमरोइड्स की, इसके बारे में आपको मैं एक बार इसकी मैकेनिज्म क्लियर कर देता हूँ कि कैसे ये हेमरोइड्स डेवलप होते हैं ये कोजेस की वजह से, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट कोज थी पोर्टल हाइपरटेंशन, ठीक है। पोर्टल हाइपरटेंशन में क्या होता है, मान लो जो पोर्टल सर्कुलेशन है या जो पोर्टल वेन्स है उनमें ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो उस वजह से क्या होता है, ये जो रेक्टल वेन्स है, ठीक है, ये रेक्टल वेन्स में जो ब्लड प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे जो पोर्टल वेन है इसमें क्या हो रखा है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रखा है, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड आगे जाने में दिक्कत होगी, ठीक है। अब जो रेक्टल वेन्स में जो ब्लड है, ठीक है, तो ये जो रेक्टल वेन्स में जो ब्लड है वो आगे नॉर्मली
नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि पोर्टल वेन्स में क्या हो रखा है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रखा है। ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि जो ब्लड वेसल्स की जो वाल्स है वो क्या हो रखी है, नेरो हो रखी है, जिस वजह से आगे प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज है, ठीक है, जो नॉर्मली ब्लड फ्लो नहीं होगा। तो जो रेक्टल वेन्स में जो ब्लड है, यहाँ पे जो ब्लड प्रेजेंट है, ओके, वो आगे नहीं जा पाएगा, ठीक है, समझ रहे हो? अगर ये ब्लड आगे नहीं जा पाएगा तो क्या होगा, ये ब्लड इन वेन्स में जमा होने लग जाएगा, ठीक है। रेक्टल वेन्स में आगे ब्लड नहीं जा पाने के कारण ये ब्लड यहाँ पे जमा होने लग जाएगा, और अगर ये ब्लड यहाँ जमा होगा तो यहाँ पे क्या डेवलप होंगे, ये पाउच, ठीक है, इस तरह के पाउच डेवलप होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये ब्लड आगे नहीं जा पाया, और ये ब्लड आगे नहीं जा पाया तो ये यहाँ पे ब्लड क्या बन गया, जमा होके यहाँ पे पाउच का फॉर्मेशन हो गया, ओके। और ये पाउच क्या कहलाते हैं, हेमरोइड्स, ओके। तो नॉर्मली जो भी इसकी कॉजेज है उनमें यही मैकेनिज्म होती है कि या तो प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, यहाँ का जो ब्लड है वो आगे नहीं जा पाएगा, जिस वजह से इसमें ब्लड जमा होता रहेगा और यहाँ पे क्या बन जाएंगे, पाउच, ठीक है। और इन पाउच फॉर्मेशन की कंडीशन को क्या बोलते हैं, हेमरोइड्स, ओके। लाइक जो फर्स्ट कोज मैंने आपको मैकेनिज्म बता दी पोर्टल हाइपरटेंशन की, ओके। पोर्टल वेन में ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से ब्लड आगे नहीं जा पाएगा रेक्टल वेन से, जिस वजह से ब्लड एक्यूमुलेट होने की वजह से वहाँ पाउच बन जाएंगे, ओके। जैसे ही जो नेक्स्ट कोज है उसमें भी यही होगा, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, ओके। इसमें क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन कंडीशन में क्या होता है कि जो स्टूल होता है वो हार्ड हो जाता है और वो नॉर्मली पास आउट नहीं हो पाता, ठीक है। तो जो कॉन्स्टिपेशन कंडीशन में जो रेक्टल पार्ट है या जो ठीक है, जो रेक्टल पार्ट है इसमें स्टूल जमा हुआ रहेगा, या लार्ज इंटेस्टाइन और जो रेक्टल पार्ट है इसमें स्टूल जमा हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये जो स्टूल जमा हुआ है यहाँ पे, ये क्या करेगा, रेक्टल वेन्स पे प्रेशर डालेगा, ओके। रेक्टल वेन्स पे अगर प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा, रेक्टल वेन्स से ब्लड आगे नहीं जा पाएगा, फ्लो नहीं हो पाएगा, ओके। और अगर ब्लड का फ्लो नॉर्मली नहीं होगा तो क्या होगा, ब्लड इन रेक्टल वेन्स में ही जमा हो जाएगा और वहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, पाउच का फॉर्मेशन, ठीक है। और वो पाउच बनेंगे तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, हेमरोइड्स, ओके। लाइक अब जो थर्ड कंडीशन है कोलोन कैंसर, इसमें भी क्या होगा, वेन्स पे प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि कैंसर कंडीशन में क्या होता है, एबनॉर्मल सेल्स का प्रोलिफरेशन होता है। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है कि एबनॉर्मल सेल की ग्रोथ होती है, ओके। तो अगर लार्ज इंटेस्टाइन कोलोन यानी जो कोलोन है या जो रेक्टम है, अगर उसमें एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ हो रही है तो क्या करेगी, रेक्टल वेन्स पे ही प्रेशर डालेगी, जिसकी वजह से सेम वही कंडीशन होगी, ब्लड आगे नहीं जा पाएगा, ब्लड यहाँ ही जमा होगा और क्या बन जाएंगे, पाउच, ओके। जिस वजह से कौन सी कंडीशन एराइज होगी, हेमरोइड्स, ओके। नेक्स्ट है इसके बाद एनल इन्फेक्शन। अगर किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया एनस में और वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो गया, ठीक है, अगर इन्फ्लामेशन होगा तो क्या होगा, स्वेलिंग होगी, और अगर स्वेलिंग होगी तो वेन्स पे क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, और प्रेशर पड़ेगा तो ब्लड आगे नहीं जा पाएगा, ब्लड आगे नहीं जाएगा तो क्या होगा, वहाँ ब्लड जमा हो जाएगा रेक्टल वेन्स में और किसका फॉर्मेशन होगा, पाउच का फॉर्मेशन, ठीक है। और वो पाउच बनेंगे तो उस कंडीशन क्या बोलेंगे, हेमरोइड्स, ओके। नेक्स्ट इसके बाद जो कंडीशन है वो है प्रोलोंग स्टैंडिंग और सिटिंग। कोई पर्सन अगर लंबे टाइम तक बैठा रहता है तो उसमें क्या होता है, लाइक ये पर्सन जो बैठा हुआ है, ठीक है, ये एक चेयर पे कंटिन्यू 6 से 8 घंटे तक अगर ये पर्सन इस चेयर पे बैठा हुआ है तो क्या होगा, यहाँ पे जो रेक्टल वेन्स है, ठीक है, रेक्टल वेन्स जो प्रेजेंट है उनमें क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। बैठने की वजह से, कंटिन्यू बैठे रहने की वजह से वहाँ प्रेशर पड़ेगा, ब्लड का फ्लो क्या होगा, रुक जाएगा, ठीक है। और ब्लड का फ्लो रुक जाएगा तो ब्लड कहाँ एक्यूमुलेट हो जाएगा, रेक्टल वेन्स में, ठीक है, धीरे धीरे। और उस वजह से बाद में यहाँ पे क्या फॉर्म होंगे, पाउच, और उन पाउच को क्या बोलेंगे, हेमरोइड्स,
ओके। इसलिए पर्सन को नॉर्मली ज़्यादा टाइम तक ना तो खड़े रहना चाहिए और ना ही बैठना चाहिए। ओके। नेक्स्ट इसके बाद कॉज है लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट्स रेगुलरली। अगर कोई पर्सन हैवी ऑब्जेक्ट्स को उठाता है तो उस वजह से क्या होता है कि प्रेशर पड़ता है, कहाँ पड़ता है, हिप साइड में। ओके। जिस वजह से क्या होता है कि अगर प्रेशर वहाँ पे पड़ेगा तो जो रेक्टल वेन्स होगी उनमें भी प्रेशर की वजह से क्या होगा, ब्लड फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आएगा। ठीक है। तो अगर ये रेगुलरली रोज अगर कोई हैवी चीज उठा रहा है तो उस वजह से धीरे धीरे क्या होगा, वो ब्लड रेक्टल वेन्स में ही जमा होने लग जाएगा और क्या फॉर्म होंगे, पाउच। एकदम से फॉर्म नहीं होंगे, ये कैसे होंगे, धीरे धीरे। अगर कोई पर्सन एक दिन बैठा रहता है तो उससे ये फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है। अगर कोई पर्सन कंटिन्यू यानी 1 महीने 2 महीने 6 से 8 8 घंटे रोज बैठता है या हेवी ऑब्जेक्ट्स उठाता है, ठीक है, तो वो धीरे धीरे क्या होता है, रेक्टल वेन्स में ब्लड जमा होने लग जाता है और पाउच का फॉर्मेशन होने लग जाता है धीरे धीरे। ओके। नेक्स्ट इसके बाद है रेक्टल ट्यूमर्स। लाइक अपन ने जो कोलोन कैंसर की बात करी उसमें भी क्या होता है, इनमें ट्यूमर्स फॉर्मेशन होंगे। ट्यूमर्स क्या करेंगे, वेन्स पे प्रेशर डालेंगे और प्रेशर डालेंगे तो ब्लड फ्लो नहीं होगा जिसकी वजह से पाउच फॉर्मेशन होंगे जिसको क्या बोलेंगे, हेमरोइड्स। ओके। और लास्ट है हेरिडिटी। अगर किसी पर्सन की फैमिली में पहले किसी को हेमरोइड्स की कंडीशन हो रखी है, पाइल्स हो रखे हैं, तो उसके वो चांस होते हैं कि उस पर्सन को भी हेमरोइड्स हो सकता है। ओके। सो ये फर्स्ट पार्ट था हेमरोइड्स का। वीडियो बड़ी हो जाएगी ज़्यादा, तो एक बार वापस से अपन इसका जो नेक्स्ट पार्ट है मैं आपको कल अपलोड कर दूंगा। ठीक है। तो अभी अपन इसकी जो डेफिनेशन, टाइप्स और कॉजेज को एक बार वापस से रिपीट कर लेते हैं। हेमरोइड्स क्या होते हैं, जो भी एनस या रेक्टल पार्ट में जो हेमरोइड प्लेक्सस होता है, ये जो रेक्टल वेन्स होती है, उनमें अगर एबनॉर्मल डायलेशन हो रहा है, ठीक है, स्वेलिंग आ रही, इन्फ्लामेशन हो रहा है, पाउच का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, हेमरोइड्स। ठीक है। उसके बाद इसकी जो टाइप्स है, ये 2 टाइप्स का होता है, एक्सटर्नल हेमरोइड्स एंड इंटरनल हेमरोइड्स। अगर जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है इसके आउटसाइड अगर पाउच बन रहे हैं तो उस कंडीशन क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल हेमरोइड्स। और अगर इंटरनल स्फिंक्टर के अंदर या अबाउ हेमरोइड्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, इंटरनल हेमरोइड्स। ओके। अब इसकी जो कोजेज है, इसकी मैंने आपको मैकेनिज्म बता दी कि जो भी कोज है वो क्या करेगी, रेक्टल वेन्स पे प्रेशर डालेगी। ओके। और वो प्रेशर पड़ेगा तो ब्लड का फ्लो नॉर्मली नहीं मेंटेन होगा, जिस वजह से रेक्टल वेन्स जो प्रेजेंट है एनस में वहाँ पे ब्लड जमा होगा और पाउच का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। और उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, हेमरोइड्स। ओके। सो नेक्स्ट पार्ट में कल डाल दूंगा। ओके। अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए। थैंक यू।